Hello guys, I welcome you all to the day 90 and in today's session we will learn some new linking words which will enhance your speaking skills. So let's move further. And here is your yesterday's task. Whose party is it? Paula and Simon are the... Okay, अब जिसकी पार्टी होती है उस पर्सन को हम बोलते हैं होस्ट. तो यहाँ पे क्योंकि दो लोग हैं तो ये हो जाएगा प्लूरल होस्ट्स. नेक्स्ट, can we throw these plates away? Yes, they are disposable. ये वर्ड यहाँ पे यूज हो जाएगा, they are disposable. Next is, can we do anything we like? Yes, but don't get carried away. कि हाँ, जो तुम्हें पसंद है वो तुम कर सकते हो लेकिन भावनाओं में मत बह जाना, यानी don't get carried away. Next is, did this take long? कि क्या इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगा था? Yes, it was very time consuming. It was very time consuming. ये आ जाएगा. Next is, she is always out with people. Yes, she socializes a lot. L-I-Z-E और S हम यहाँ पे ऐड करेंगे because our subject here is singular. That's why we require singular verb. Socializes a lot. Why did you turn up the music? कि तुमने म्यूजिक बढ़ा क्यों दिया? To drawn down. ये आ जाएगा यहाँ पे to drawn out. The noise from next door. कि जो अगले डोर से यानी कि हमारे साथ वाले जो अपार्टमेंट से नॉइज आ रही थी उसको दबाने के लिए मैंने वॉल्यूम अप की है इसकी. नेक्स्ट इज, डिड पीपल हेल्प आउट एट द पार्टी? कि क्या लोगों ने इसमें तुम्हारी हेल्प की थी इस पार्टी में? येस, एवरीवन मेड अ कॉन्ट्रीब्यूशन. अब नेक्स्ट पे आते हैं. यहाँ पे आपके पास हिंट्स गिवन थे और इस पूरे पैराग्राफ में आपको वोकैब फिल करनी थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड द पार्टी वॉज ग्रेट. कैरोल laid on. ओके, मैं यहाँ पे ना पूरे वर्ड से लिख देती हूँ ये. laid on a lot of hot food, but I think she prepared most of it. और यहाँ पे हो जाएगा beforehand. कि मुझे लगता है उसने काफ़ी सारा जो फूड है वो पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था एडवांस में. And most of the people who were invited contributed. उन्होंने कंट्रीब्यूट किया किस तरह से? बाय ब्रिंगिंग अ बॉटल, कि वो बॉटल्स अपने साथ में लेके आए थे. शी ऑल्सो पुट अ कपल ऑफ बिग गाइज नियर द डोर टू स्टॉप गेट क्रैशर्स. यानी गेट क्रैशर्स को रोकने के लिए, बिन बुलाए मेहमानों को रोकने के लिए उसने दो लोगों को स्पेशली हायर किया था यहाँ पे. नेक्स्ट है, विच वॉज सेंसिबल, जो कि लॉजिकल था, तर्क संगत था, जो कि It warmed up after a while, यानी कुछ देर के बाद में जो पार्टी थी वो वार्म अप होनी स्टार्ट हुई, यानी कि पार्टी एक्साइटिंग होनी स्टार्ट हो गई थी. And by 11 o'clock things had really livened up. और 11 बजे तक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी. And it was great. A neighbor complained that the music was deafening. हालांकि एक नेबर ने कंप्लेन भी की कि जो म्यूजिक है वो बहुत हाई है. बट दैट्स ऑल. आई बेट कैरोल हैड अ लॉट ऑफ क्लियरिंग अप द नेक्स्ट डे, बट इट वॉज वर्थ इट. कि हालांकि उसे अगले दिन काफ़ी ज़्यादा क्लियरिंग अप करने की ज़रूरत थी क्योंकि इतना सारा मैस हो गया होगा पार्टी की वजह से, बट इट वॉज वर्थ इट. लेकिन जो पार्टी थी वो काफ़ी अच्छी थी. सो अभी नेक्स्ट में मूव करते हैं. अभी आते हैं हमारे लिंकिंग वर्ड्स पे और आज हम लिंकिंग वर्ड्स करेंगे बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस. यानी कि जो सबसे जनरल सी चीज़ें हैं कि जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो हम आमतौर पे करते हैं, उनके लिए कौन से वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, प्लस जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए उनके लिए हम कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे. तो स्टार्टिंग करते हैं यूजुअली स्पोकन, यानी कि आमतौर पे हम जो बोलते हैं
यानी जो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे लिए चीज़ें, उसके लिए। जैसे हम बोलते हैं ना बेसिकली, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। बेसिकली कई लोग तो क्या करते हैं, इसको एक फिलर की तरह से यूज़ करते हैं। फिलर क्या होता है? देखिए, जब भी बोलते टाइम आप कुछ भूलने लगते हो तो उस टाइम पे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि आप हाँ ऐसा कुछ इस तरह से कहो, या फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप फिलर्स की हेल्प लो। और फिलर्स ये होते हैं लाइक बेसिकली, तो ये फिलर्स की तरह भी काम करते हैं। तो इनकी बजाय हम दूसरे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसेंशियली, यूजुअली स्पोकन। तो एग्जाम्पल्स में आते हैं, although she had made intermittent movie appearances, she was essentially a stage actress. अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज हुआ है intermittent. intermittent यानी कि कंटिन्यूस नहीं है कोई चीज, रुक रुक कर कोई काम हो रहा है, वहां पे हम intermittent ये वर्ड यूज करते हैं। इसे आप नोट डाउन जरूर कर लेना। तो यहाँ पे कहा गया है कि हालांकि उसने मूवीज़ की हैं, मूवीज़ में भी अपीयरेंसेस दी हैं, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं थी, वो रुक रुक के थी। और बेसिकली वो एक स्टेज एक्ट्रेस है, यानी एक्ट्रेस थी, वॉज। सो शी वॉज असेंशियली अ स्टेज एक्ट्रेस। और जहाँ पे भी हमने असेंशियली वर्ड यूज़ किया है वहाँ पे आप बेसिकली तो यूज़ कर ही सकते हो, हमें वो यूज़ नहीं करना था क्योंकि वो बहुत जनरली यूज़ होता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे दैट यूजुअली स्पोकन शी वॉज अ स्टेज एक्ट्रेस। नेक्स्ट में आते हैं, All these sacrifices are essentially offerings to the gods. यानी कि जितने भी sacrifices हो रहे हैं ये एक तरह से offering हैं God के लिए। So these are essentially यानी कि basically. Next is the pattern is essentially the same in all classes. यानी कि जो बाकी क्लासेस में जो पैटर्न रहता है वही है यहाँ पे भी, सेम पैटर्न है, यानी कि कुछ भी स्पेशल नहीं है, बहुत जनरल सा पैटर्न है। सो यहाँ पे हमने एसेंशियली को यूज़ किया। नेक्स्ट में आते हैं, योगा इज़ एसेंशियली रिलीजियस एंड नॉट जस्ट फिजिकल, कि योगा बस फिजिकल ही नहीं होती, वो बेसिकली हमारे रिलीजियस एस्पेक्ट को भी उस पर भी प्रभाव डालती है, उसको भी अफेक्ट करती है। सो योगा इज़ एसेंशियली रिलीजियस। और इसका कई बार इस तरह से भी मीनिंग लगाया जा सकता है एसेंशियली का, आपने ये वर्ड सुना होगा एसेंशियल। एसेंशियल यानी कि वो चीज़ें जो बहुत ही ज़रूरी होती है किसी के लिए, जो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, एसेंशियल उनमें आते हैं। तो अब देखिए योगा के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि वो रिलीजियस है, वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, वो रिलीजियस भी है। नेक्स्ट में आते हैं, एसेंशियली वी आर टॉकिंग अबाउट द कोल्ड वॉर पीरियड। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, द टू ग्रुप्स आर एसेंशियली सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट, कि जो दो ग्रुप्स हैं बेसिकली वो सेपरेट हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट इज ही वॉज एसेंशियली और बेसिकली अ टीचर नॉट अ मैनेजर। और नेक्स्ट है, हाउ कैन आई पुट दिस। ओके, ये हम कब यूज़ करते हैं, ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान लो। कई बार क्या होता है कि आप कुछ ऐसी बात कहने वाले होते हो कि सामने वाला पर्सन एक बार के लिए शॉक हो सकता है, तो आप ये सोचते हो कि मैं इस बात को वर्ड्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करूं, वर्ड्स में कैसे रखूं और फिर कैसे कहूं सामने वाले को। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाउ कैन आई पुट दिस, कि मैं इस बात को सामने कैसे रखूं। तो अब यहाँ देखिए, एसेंशियली हैविंग एन अफेयर विद वन ऑफ योर कलीग्स शुड बी द लास्ट थिंग ऑन योर माइंड। यानी कि सबसे जनरल बात तो ये है कि अपने किसी भी कलीग के साथ में अफेयर रखना शुड बी द लास्ट थिंग ऑन योर माइंड, यानी कि ये तो कभी भी तुम्हारे माइंड में नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली ये है, अगर कहीं पे भी आपको ये बोलना हो, कभी भी आपको ये बोलना हो कि ये चीज़ तो आपको कभी करनी ही नहीं है, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे दैट दिस थिंग शुड बी द लास्ट थिंग ऑन योर माइंड, यानी कि आपको कभी करना ही नहीं है। अब इसको इस तरह से कॉन्टेक्चुअली आप ना लेके जाना कि मतलब करना है लेकिन सबसे लास्ट में करना है, इसका मीनिंग ये नहीं है। इस फ्रेज का मीनिंग होता है कि आपको कभी भी नहीं करना, दैट शुड बी द लास्ट थिंग ऑन योर माइंड। नेक्स्ट में आते हैं, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस में अब ये है कि प्राइमरीली अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होने लग गई है। प्राइमरीली यानी कि मुख्य रूप से, और ये एक ऐसा वर्ड है जो जनरली हम अपने कॉन्वर्सेशन में नहीं इंक्लूड करते, जो कि हमें करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड प्राइमरीली
थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ वर्दी ऑफ योर डॉटर। अब यहाँ पे कोई पर्सन है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के फादर से मिलने जा रहा है, तो वहाँ पे वो ये बोलता है दैट थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और मुख्य रूप से किस बात के लिए थैंक करना है उसे? प्राइमरीली थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, कि मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं कि मैं वर्दी हूँ या नहीं आपकी डॉटर के लिए। नेक्स्ट है यू विल हैव टू फोकस ऑन इमीडिएट सराउंडिंग्स, ऑन योर इमीडिएट सराउंडिंग्स, यानी कि जो तुम्हारे बिल्कुल पास में चीज़ें हैं उन पे तुम्हें फोकस करना चाहिए। प्राइमरीली और मुख्य रूप से ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कि बाकी सब बातों को भूल जाओ, सिर्फ फोकस रखो एक ही जगह पे, प्राइमरीली ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। नेक्स्ट इज प्राइमरीली अ चाइल्ड ऑथर, शी हैज़ रिटन बुक्स फॉर अडल्ट्स। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि मुख्य रूप से तो वो एक चिल्ड्रन ऑथर है, यानी कि लेकिन मुख्य रूप से उसका काम है बच्चों के लिए बुक्स लिखना। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम इज प्राइमरीली एजुकेशनल। इस प्रोग्राम का सबसे मुख्य फंक्शन ये है, सबसे मुख्य पर्पस ये है कि वो एजुकेशनल है। नेक्स्ट इज वी आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद कीपिंग एक्सपेंडिचर डाउन, कि कंसर्न्ड विद यानी कि वरीड फॉर, कंसर्न्ड विद भी आप यूज कर सकते हो और वरीड फॉर, कि हमारी चिंता ये है मेन कि किस तरह से जो खर्चा है उसको कम रखा जाए। वी आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद दिस इशू। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। आप इसको मोर इम्पॉर्टेंटली भी कह सकते हो, लेकिन मोर हम तभी यूज कर पाएंगे जहाँ पे लगभग दो ही चीज़ें हों, क्योंकि दो के केस में हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं और दो से ज़्यादा चीज़ें हैं और वहाँ पे आपको ये बताना है कि इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, तो वहाँ पे हम मोस्ट लगाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। स्टार्ट करते हैं। अ की चैलेंज इज हाउ टू मैनेज योर टाइम इन अ प्रिंसिपल्ड फैशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रायोरिटाइजिंग द टास्क एज पर योर अर्जेंसी, यानी कि अभी के लिए सबसे मुख्य चैलेंज तो ये है कि किस तरह से आप अपना टाइम मैनेज करो। की चैलेंज ये है कि किस तरह से आप अपना टाइम मैनेज करो इन अ प्रिंसिपल्ड फैशन। प्रिंसिपल यानी बिल्कुल ऐसा कि सिद्धांत बना लो, उसी तरह से आपको रोज करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और इनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि प्रायोरिटाइज करो आपका टास्क एज पर द अर्जेंसी, की जो चीज़ें सबसे ज़्यादा अर्जेंट हैं उसको अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखो, फिर उसके बाद में जो थोड़ी सी कम ज़रूरी है उसको नेक्स्ट में। तो इसको बोलते हैं हमारी प्रायोरिटी लिस्ट। Next is most importantly, there should be an empathy between you and your therapist. आपने दो वर्ड सुने होंगे, फर्स्ट वन इज सिंपैथी, सेकेंड वन इज एम्पैथी। सिंपैथी होता है कि कोई पर्सन बहुत दुखी है, वो आपसे अपना दुख शेयर करता है और आप उसको बोलते हो कि हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, यानी कि आप सिंपैथी रखते हो जो भी उसके साथ बुरा हुआ है। लेकिन एम्पैथी यहाँ पे जो लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाता है और एम्पैथी में इमोशंस जो हैं आपके और उस पर्सन के लगभग एक लेवल पे चले जाते हैं कि अगर वो पर्सन रो रहा है तो उसको देख के आपको भी रोना आएगा, आप भी उसका पेन फील कर पाओगे, वो होती है एम्पैथी। तो अब यहाँ देखिए ये कहा गया है कि सबसे ज़रूरी ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देयर शुड बी एन एम्पैथी, एक एम्पैथी होनी चाहिए बिटवीन यू एंड योर थेरेपिस्ट, तुम्हारे और तुम्हारे थेरेपिस्ट के बीच में, तभी चीज़ें काम करेंगी। नेक्स्ट वन इज व्हाट वुड ही डू टू गेट हर बैक। अब यहाँ पे दो लोग बातें कर रहे हैं, एक बोल रहा है कि वो व्हाट वुड ही डू टू गेट हर बैक, कि वो उसको वापस पाने के लिए क्या करेगा। दूसरा पर्सन बोलता है मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट वुड ही से व्हेन शी रिटर्न्ड, कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी तो ये बात है कि अगर वो वापस आ जाएगी फिर वो क्या कहेगा उससे। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया है मोर इम्पोर्टेंटली, तो यहाँ पे दो ही बातें थी कि अगर ये नहीं तो इससे भी ज़्यादा ये है ज़रूरी कि इस टाइम पे वो क्या करेगा। नेक्स्ट में आते हैं, Thank you for everything and more importantly, thank you for giving me the opportunity to prove myself worthy of your daughter. Okay, यहाँ पे आप most करोगे तो भी सही रहेगा, more करोगे वो भी सही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें बैकग्राउंड इतना नहीं पता है कि वो किस किस चीज़ के लिए थैंक बोल रहा है। नेक्स्ट में आते हैं most significantly। अब इसका भी वही मीनिंग होता है जो most importantly का था, but this word significantly is more fancy. Start करते हैं। Expected changes were observed during the war, but
मोस्ट सिग्निफिकेंटली दोज वर ट्रांजिएंट चेंजेस, यानी कि कुछ ऐसे चेंजेस देखे गए वॉर के टाइम पे जो एक्सपेक्टेड थे, जो हमने सोचा था कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मोस्ट सिग्निफिकेंटली दोज वर ट्रांजिएंट चेंजेस। अब यहाँ पे आपके पास एक और नया वर्ड है, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट यानी कि शॉर्ट लिव्ड, यानी कि ऐसे चेंजेस जो लंबे समय तक ना चलें, जो शॉर्ट लिव्ड हों, जो काफ़ी छोटे टाइम तक चलते हों, यानी कि ट्रांजिएंट। इसके लिए आप एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, मोमेंटरी चेंजेस, ये भी आप बोल सकते थे। और इसका उल्टा हो जाएगा लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस, ये इसका एंटोनिम है, ध्यान रखना, उल्टा है ये इसका वर्ड। और मोमेंटरी ये इसका सिनोनिम है, सिमिलर वर्ड है ये इसका। लॉन्ग लास्टिंग, इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो एवर लास्टिंग, ये भी इक्वली करेक्ट होगा। या फिर एक और वर्ड होता है एवर लास्टिंग के अलावा इटर्नल, इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो चलिए वापस आते हैं हमारे सेकेंड सेंटेंस में। मोस्ट सिग्निफिकेंटली, there is no national strategy to ensure the credible prosecution of those responsible for the most serious crimes, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारे पास कोई भी नेशनल स्ट्रेटजी नहीं है ये इंश्योर करने के लिए। इंश्योर का मीनिंग होता है टू मेक श्योर, यानी कि ये श्योरिटी रखने के लिए हमारे पास कोई नेशनल स्ट्रेटजी नहीं है। क्या? द क्रेडिबल, यानी जो विश्वसनीय हो, प्रोसिक्यूशन ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट सीरियस क्राइम्स, की उन लोगों का प्रोसिक्यूशन, यानी कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए जो बहुत ही सीरियस क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट में आते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंटली वी विल वर्क टू इंश्योर दैट मोर दैन हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर लाइव्स एंड पार्टिसिपेट इन सिक्योरिंग इंडियाज फ्यूचर। यहाँ पे अब आप ये मान सकते हो ये किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में कोई पार्टी बोल रही है। मैनिफेस्टो एक और वर्ड यहाँ पे हमने यूज़ किया है। मैनिफेस्टो होता है घोषणा पत्र। इलेक्शन से पहले हर एक पार्टी अपने अपने पॉइंट्स रखती है कि अगर हम जीत गए तो हम ये काम करवाएंगे आपके, तो वो मैनिफेस्टो ही होता है एक टाइप से। तो अब ये किसी पार्टी का मैनिफेस्टो है और उसमें वो बोल रहे हैं कि हम इसकी श्योरिटी देते हैं, वी विल वर्क टू इंश्योर दैट मोर देन हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन, कि हमारे हाफ पॉपुलेशन से भी जो ज़्यादा है उनके पास मौका रहेगा अपनी ज़िंदगियों को इम्प्रूव करने का और इंडिया के फ्यूचर को सिक्योर करने का। नेक्स्ट में आते हैं, मेजर न्यू डायनासोर डिस्कवरीज हैव बीन मेड बाय पैलेंटियोलॉजिस्ट। अब पैलेंटियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पुराने टाइम के जो फॉसिल्स होते हैं उनकी रिकवरी करके उन पर रिसर्च करते हैं, पैलेंटियोलॉजिस्ट। सो डायनासोर की डिस्कवरीज की गई हैं अभी, इंक्लूड, और ये जगह कौन कौन सी है? इंडिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका, यहाँ पे हुई है। बट मोस्ट सिग्निफिकेंटली, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? जो चाइना में हुई है। द अमेजिंगली वेल प्रिजर्व्ड feathered dinosaur in China have further consolidated. Consolidated means to make strong, to make something strong, यानी कि किसी को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो लिंक है डायनासोर के और जो आज के मॉडर्न बर्ड्स हैं उनके बीच में, उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है जो अभी चाइना में फॉसिल्स मिले हैं उनके बाद में। तो इसी वजह से वो जो डिस्कवरी है चाइना वाली वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। और यहाँ पे जो इतने सारे वर्ड्स मैं आपको बताती जा रही हूँ इनको ज़रूर आप नोट डाउन करना, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो रेगुलरली रिपीट होते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में। नेक्स्ट में आते हैं, अबव ऑल। बहुत इजी वर्ड है लेकिन हम इसको भी यूज़ नहीं करते। अबव ऑल यानी कि जितनी भी हमने बातें की हैं उनमें सबसे ऊपर ये बात है हमारी, सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है हमारी। तो स्टार्ट करते हैं। अबव ऑल थिंग्स आई वैल्यू माई फ्रीडम, की जितनी भी हमारी बातें हुई हैं उन सब में एक चीज़ सबसे ऊपर रहेगी, दैट आई वैल्यू माई फ्रीडम। नेक्स्ट इज अबव ऑल एल्स शी वॉज सीकिंग लव। अच्छा, यहाँ पे एक और वर्ड है हमारे पास, सीकिंग। सीकिंग ING फॉर्म है ये, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सीक। और ये जो वर्ड है या फिर ये कहें ये जो वर्ब है हमारी,
ये रिपीटेडली यूज़ होती है न्यूज़पेपर्स में। और सीख, और इसका मीनिंग होता है कुछ ढूंढना या किसी चीज़ का पीछा करना, वो भी हम बोल सकते हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म। सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएंगी सॉट, सॉट। नेक्स्ट में आते हैं, मैक्स इज हार्ड वर्किंग, चेयरफुल एंड अबव ऑल ऑनेस्ट। यानी कि वो हार्ड वर्किंग भी है, चेयरफुल भी है, लेकिन इन सबसे ऊपर क्या है कि वो ऑनेस्ट है। नेक्स्ट इज अबव ऑल देयर शुड बी एन एम्पैथी बिटवीन योर सेल्फ एंड योर थेरेपिस्ट। यहाँ पे योर सेल्फ की बजाय आप यू कर लीजिए। ओके, यानी कि सबसे ज़रूरी क्या है कि आप में और आपके थेरेपिस्ट के बीच में एम्पैथी वाला कनेक्शन होना चाहिए। ये वही वर्ड है जो हमने प्रीवियस में यूज़ किया था, प्रीवियस लिंकिंग वर्ड में यूज़ किया था। द नेक्स्ट इज, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम है, वट वुड ही डू टू गेट हर बैक, और यहाँ पे अबव ऑल हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट इज थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड अबव ऑल, यानी कि सबसे ज़्यादा थैंक यू इस बात का, टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ वर्दी फॉर योर डॉटर। नेक्स्ट में आते हैं, तो हमारा ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस तो अभी ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं पर्टिकुलराइजेशन। इस वर्ड पे, इस वर्ड को एक बार तो तोड़ के देखते हैं। देखिए पर्टिकुलराइजेशन, यहाँ पे TION लगा के ये नाउन बनाया गया है। इसकी वर्ब फॉर्म हो जाएगी पर्टिकुलराइज। ये SE भी हो सकता है, ZE भी हो सकता है, दोनों स्पेलिंग्स करेक्ट हैं। तो ये हो गई हमारी वर्ब फॉर्म। और पर्टिकुलर ये हो जाता है एडजेक्टिव फॉर्म। और इसका मीनिंग क्या होता है? डिटेल में जाना, स्पेसिफिक डिटेल्स में जाना, यानी कि टू स्टेट इन डिटेल और गो इनटू डिटेल। तो वहाँ पे हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स में आते हैं, नियरली 1/3 ऑफ मैरिजेस एंड इन डिवोर्स। यहाँ पे जो एंड है एज अ वर्ब यूज़ हुई है, यानी कि लगभग 1/3 मैरिजेस जो हैं वो रुकती हैं डिवोर्स के ऊपर। इन पर्टिकुलर, और अगर डिटेल्स में जाएँ तो इट इज़ मिडल एज्ड कपल्स दैट यर्न फॉर मच मोर फ्रॉम लाइफ, कि सबसे ज़्यादा जो डिवोर्सेस होते हैं वो मिडल एज्ड कपल्स में होते हैं। यहाँ पे आपके पास एक फ्रेजल वर्ब है एंड दैट इज यर्न फॉर। यर्न फॉर का मीनिंग होता है क्रेव फॉर, क्रेव फॉर। अगर आपको क्रेव फॉर भी नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में एक वर्ड होता है किसी चीज़ की लालसा रखना, यानी कि काश इस तरह से हो जाए मेरे साथ में, वो क्रेविंग होना। नेक्स्ट में आते हैं, द सिल्क फैब्रिक्स ऑफ फ्रांस होल्ड द फर्स्ट प्लेस, पर्टिकुलरली द मोर एक्सपेंसिव काइंड्स। यानी कि जितने भी सिल्क फैब्रिक्स हैं और जो फ्रांस वाले हैं वो सबसे टॉप पोजीशन में रहते हैं हमेशा, पर्टिकुलरली द मोर एक्सपेंसिव काइंड्स, और स्पेशली वो वाले जो सबसे महंगे रहते हैं। नेक्स्ट इज, आई वॉज नेवर अ पर्टिकुलरली अकेडमिक चाइल्ड, यानी कि मैं कभी भी एक अकेडमिक चाइल्ड नहीं रही हूँ, वो चाइल्ड जिसका पढ़ाई में मन लगता हो। पर्टिकुलरली यानी कि अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो मैं कभी ऐसी नहीं रही हूँ। नेक्स्ट इज, दीज प्लांट्स आर पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ब्राइटनिंग अप शेडी एरियाज, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो शेडी हैं, जो इतने अच्छे नहीं लगते, जहाँ से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती, उनको ब्राइटन करने के लिए, यानी उनको थोड़ा सा लाइटन अप करने के लिए ये प्लांट्स ज़रूरी हैं, आर पर्टिकुलरली यूजफुल, कि अगर डिटेल में जाया जाए तो ये प्लांट्स वहाँ के लिए ज़रूरी हैं। पर्टिकुलराइजेशन में ही नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं एंड दैट इज़ मोर स्पेसिफिकली। ये भी वही चीज़ हो गई, डिटेल में जाना। स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, कपल्स टेंड टू आर्ग्यू अबाउट फाइनेंशियल इश्यूज, मोर स्पेसिफिकली दे आर्ग्यू व्हेन वन ऑफ देम इज आउट ऑफ वर्क। कि जो कपल्स हैं उनमें ये देखा गया है कि वो आर्ग्यू करते हैं फाइनेंशियल इश्यूज पे, और कब करते हैं? स्पेशली उस टाइम पे करते हैं, स्पेसिफिकली उस टाइम पे करते हैं जब दोनों में से किसी एक के पास जॉब नहीं होती। सो मोर स्पेसिफिकली आप ये मान सकते हो, जहाँ पे भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं दैट स्पेशली एट दैट टाइम, तो वहाँ पे हम ये भी यूज़ कर सकते हैं दैट स्पेसिफिकली एट दैट टाइम, या फिर इन दैट सिचुएशन। वी वॉन्ट द सर्कमस्टांसेस more specifically defined so the law cannot be abused। कि जो लॉ है हमारा, जो अभी जो लॉ प्रणाली है हमारी, उसमें हमें ये चाहिए
कि वो स्पेसिफिकली डिफाइंड हो, कि वो बिल्कुल डिटेल्स तक डिफाइंड हो, ताकि जो लोग हैं वो उसमें लूप होल्स ना ढूंढ पाएँ. द लॉ कैन नॉट बी अब्यूज्ड. तो ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, यहाँ पे दो पर्सन्स की बात हो रही है और ये वर्ड जो है हमारा पेडागोजिकल, ये टीचिंग से रिलेटेड वर्ड होता है हमारा. तो आप यहाँ पे ये मान सकते हो, यहाँ पे दो टीचर्स की बात हो रही है. नाउ वी मस्ट कंसीडर दैम बोथ इन देयर जनरल सिग्निफिकेंस. जनरल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस होता है कि महत्वपूर्ण कितना है कोई भी. एंड मोर स्पेसिफिकली, और अगर डिटेल में जाएं तो सिग्निफिकेंस किस चीज़ को लेके, इन देयर पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स. एस्पेक्ट ये वर्ड होता है पहलू, और एस्पेक्ट इसके लिए आप एक और वर्ड भी यूज कर सकते हो, एंड दैट इज फेसिट. फेसिट, इसका मीनिंग भी वही हो जाएगा, पहलू. नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, द एलिमेंट्री कैनाल एज अ होल, मोर स्पेसिफिकली that portion behind the crop in which assimilation take place. अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे मैंने डाला ताकि आप ये समझ पाओ कि अगर हम कोई बात कर रहे हैं और उसमें अगर हमें थोड़ा सा और डिटेल में जाना है तो वहाँ पे हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं. यहाँ पे ओवरऑल बात हो रही थी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, एलिमेंट्री कैनाल की एज अ होल, लेकिन उसमें भी मोर स्पेसिफिकली यानी अगर डिटेल में जाएं तो वो पोर्शन बिहाइंड द क्रॉप जहाँ पे एसिमिलेशन होता है. नेक्स्ट में आते हैं, अ लेटर वॉज सेंट टू देम फ्रॉम द ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर रिक्वेस्टिंग देम टू स्टेट द ग्राउंड्स ऑफ देयर कंप्लेंट्स मोर स्पेसिफिकली. यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लेटर भेजा ये पूछने के लिए ग्राउंड्स ऑफ देयर कंप्लेंट्स, यानी कि जिस ग्राउंड पे आपने ये जो कंप्लेन की है उनको थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, मोर स्पेसिफिकली आप बताइए. और ये जो वर्ड है हमारा LIEUTENANT, देखो इसको लेफ्टिनेंट भी कहा जा सकता है, इसको ल्यूटेनेंट भी कहा जा सकता है, लेकिन ल्यूटेनेंट अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं और लेफ्टिनेंट ब्रिटिश में बोलते हैं इसे. नेक्स्ट में आते हैं, ऑफ लेट ईयर्स, मोर स्पेसिफिकली ऑफ 2 years and 8 months. अब मोर स्पेसिफिकली जैसे ही कहा उसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम और मंथ, यानी सॉरी यहाँ पे ईयर और मंथ ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दिए, यहाँ पे डिटेल में टाइम बता दिया. अनदर पिक्चर हैड इन्वेडेड इवन सुपरसीडेड द ओल्ड. सुपरसीड, यहाँ पे हमारे पास एक और नया वर्ड आ गया है. सुपरसीड होता है पहले वाले की जगह ले लेना. कई बार ये होता है ना, जगह ले लेना. कई बार ये होता है जैसे कोई पर्सन किसी स्पेसिफिक पोस्ट पे है तो उस पर्सन को उस पोस्ट से हटा दिया जाए, उस पोस्ट पे किसी और नए पर्सन को बैठा दिया जाए. दैट मीन्स दिस न्यू पर्सन हैज सुपरसीडेड द प्रीवियस वन. नेक्स्ट में आते हैं, आई हैव इन द प्रीसीडिंग सेशंस dealt with the establishment of the religious attitude, more specifically the origin of the God idea. अब यहाँ पे ओवरऑल बात हो रही थी रिलीजियस एटीट्यूड की, और रिलीजियस एटीट्यूड में भी अगर ज़्यादा डिटेल में जाएं, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो किसकी, द ओरिजिन ऑफ द गॉड आइडिया, वहाँ की. लास्ट में आते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिंगिंग, सिंगिंग के टाइम पे द माइंड, द सोल एंड द ब्रेन, ये जो सारी चीज़ें हैं और इनमें भी मोर स्पेसिफिकली the throat and the auxiliary vocal process of breathing are stimulated. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्टिमुलेट होती हैं. और यहाँ पे देखिए मोर स्पेसिफिकली कहने के बाद में कितना डिटेल में बताया गया है, द थ्रोट एंड द ऑक्सिलरी वोकल प्रोसेस. अब आते हैं हमारी आज की वोकैब पे. आज की वोकैब हमारी रहेगी अगेन सोशलाइजिंग से रिलेटेड. स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है पॉप राउंड या पॉप ओवर या फिर पॉप इन, और इसका मीनिंग हो जाता है कि किसी भी जगह पे छोटे से टाइम के लिए जाना, गो समवेयर क्विकली और फॉर अ फेयरली शॉर्ट टाइम, यानी कि काफ़ी थोड़े समय के लिए. नेक्स्ट में आते हैं फैंसी समथिंग. ये तो बहुत बार हम यूज़ कर चुके हैं, फैंसी समवन भी और फैंसी समथिंग भी, यानी कि डिज़ायर रखना, कि ये चाहना. फैंसी समथिंग तो यानी कि किसी चीज़ के लिए, और फैंसी समबडी यानी कि किसी पर्सन के लिए हो सकता है. फैंसी सम पोस्ट यानी कि उस पोस्ट के लिए कि मुझे उस पोस्ट पे जाना है, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो. अपने गोल्स के लिए भी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट में आते हैं नो डाउट. यहाँ पे आप एक और यूज़ कर सकते हो अनडाउटेडली, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो.
और ये आप तब यूज़ करते हो जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई चीज़ जो है वो तो होके ही रहेगी। नेक्स्ट इज़ ड्रंक, इसका आपको मीनिंग पता होगा। नेक्स्ट इज़ ऑकवर्ड। ऑकवर्ड यानी कि बहुत ही डिसकंफर्टेबल या फिर ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप रिलैक्स्ड नहीं हो, ऐसी सिचुएशन में आ जाना। और कई बार क्या है, अगर ऑकवर्ड इन अगर हम यूज़ करेंगे तो उसके बाद में सिचुएशन होगी, और ऑकवर्ड विद अगर आप लगाओगे दैट मीन्स आप किसी पर्सन की कंपनी की बात कर रहे हो वहाँ पे। तो ये जो दोनों प्रपोजिशन है इनको यूज़ करने में थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट में आते हैं लोनर। अब लोनर उस पर्सन के लिए टर्म यूज़ की जाती है जो लगभग अकेला रहना पसंद करता हो। नेक्स्ट इज गेट टुगेदर। अब गेट टुगेदर किसी भी मीटिंग के लिए हम बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मली अगर साथ में मिलके थोड़ी बहुत पार्टी करनी हो तो वहाँ के लिए भी हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, गेट टुगेदर। नेक्स्ट इज जॉइन इन। अब जॉइन इन, इसके नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि पहले से कोई ग्रुप है, उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, दैट मीन्स जॉइन इन। उस ग्रुप में जो एक्टिविटी चल रही है उसमें अगर आप पार्ट ले रहे हो दैट मीन्स यू आर ज्वाइनिंग इन दैट ग्रुप। नेक्स्ट है वार्म वेलकम। जहाँ पे भी हम ये वर्ड सुनते हैं वार्म वेलकम, यानी कि आपका बहुत ही गर्म जोशी के साथ में स्वागत हुआ है, आपका बहुत अच्छे से वेलकम हुआ है वहाँ पे। इफ़ somebody gives you a warm welcome, you feel relaxed in their home, यानी कि आप बहुत ही रिलैक्स कर रहे हो, आप बहुत ही कंफर्टेबल हो उस पर्सन की कंपनी में या फिर उस पर्सन के घर पे या उसके साथ में कहीं भी। नेक्स्ट वर्ड इज क्लिकी। क्लिकी, अब दोनों में ई की साउंड आ रही है यहाँ पे, और इसका मीनिंग हो जाता है कि कुछ लोगों का एक छोटा सा ग्रुप बना हुआ है और वो उस ग्रुप में किसी बाहर वाले को नहीं आने देना चाह रहे, उन्होंने अपना जो ग्रुप बनाया हुआ है उसको हम बोलते हैं क्लिकी। नेक्स्ट है कंपनी। इसे हम किस किस तरह से किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। आई लाइक कंपनी ऑफ दिस पर्सन, ऑफ हिम, ऑफ हर, कुछ भी हो सकता है, यानी कि यू लाइक बीइंग विद दैट पर्सन, आपको उसके साथ में रहना पसंद है, उसकी कंपनी पसंद है। शी इज़ गुड कंपनी। अब ये हम कब यूज़ करते हैं, शी इज़ गुड कंपनी, यानी कि उसके साथ में रह के मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं एंजॉय कर रही हूँ, यानी कि वो एक अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट इज ही इंजॉयज हिज ओन कंपनी। हिज ओन यानी कि वो खुद की ही कंपनी इंजॉय करता है, वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। नेक्स्ट इज ही इज़ नॉट वेरी गुड इन कंपनी। अब यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा कि वो दूसरे लोगों से मिलने में कंफर्टेबल फील नहीं करता, वो ऑकवर्ड फील करता है वहाँ पे। नेक्स्ट, आई विल अकम्पनी यू। अब यहाँ पे कंपनी से पहले ए भी लगा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना ये आर्टिकल नहीं है, वो इसके साथ में इंक्लूडेड है ये वर्ड, आई विल अकम्पनी यू। और अकम्पनी का मीनिंग हो जाता है कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा, आई विल गो विद यू। नेक्स्ट पे आते हैं अभी, और यहाँ पे वो सारे वर्ड्स हम यूज़ करेंगे जो अभी हम पढ़ के आए हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो पर्सन है। फर्स्ट पर्सन बोलता है शैल वी पॉप राउंड एंड सी ग्लेनिस, कि हम है ना एक शॉर्ट सी विजिट रखते हैं कि हम जल्दी आ जाएंगे लेकिन एक बार जाके आते हैं वहाँ पे, एंड सी ग्लेनिस, ग्लेनिस को देखने। यस शी मे फैंसी अ बिट ऑफ कंपनी, कि हाँ वो भी किसी की कंपनी, किसी का साथ चाह रही होगी अभी। दे विल हैव फन टुनाइट, नो डाउट। अच्छा ये ना पूरी हमारी एक कॉन्वर्सेशन नहीं है, यहाँ पे पार्ट्स में हो रही है ये अलग थी, अब यहाँ पे फिर से अलग है। यहाँ पे भी एक पर्सन बोल रहा है दे विल हैव फन टुनाइट, नो डाउट, यानी इस बात में तो कोई भी डाउट नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि वो आज फन करेंगे। येस बट आई एम श्योर दे वॉन्ट गेट ड्रंक, लेकिन इस बात के लिए भी मैं श्योर हूँ कि वो ड्रंक नहीं होंगे। नेक्स्ट इज जिम इज़ क्वाइट ऑकवर्ड व्हेन ही इज़ इन कंपनी, यानी कि जो जिम है ये पर्सन का नाम है कि वो ऑकवर्ड हो जाता है, यानी कि वो कंफर्टेबल फील नहीं करता जब वो किसी की कंपनी में होता है। उस पर सेकेंड पर्सन बोलता है येस आई थिंक ही इज़ अ बिट ऑफ लॉनर, कि हाँ वो एक लॉनर टाइप ऑफ पर्सन है जिसको अकेले रहना पसंद होता है। नेक्स्ट में आते हैं वी आर हैविंग अ गेट टुगेदर टुनाइट, कि इस शाम को हम एक छोटी सी मीटिंग या फिर एक अलग छोटी सी पार्टी रख रहे हैं। गेट टुगेदर एक इनफॉर्मल टर्म होती है। नेक्स्ट है ओ कैन आई ज्वाइन इन, तो क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ उसमें, कैन आई ज्वाइन इन। नेक्स्ट इज यू नेवर गेट अ वार्म वेलकम एट लौरास, और ये
किसी पर्सन का नेम है कि वहाँ पे तुम्हें कभी भी वार्म वेलकम नहीं मिलता है, यानी वो कभी भी तुम्हारा अच्छे से स्वागत नहीं करते, कभी भी तुम्हें कंफर्टेबल इतना फील नहीं करवाते. नो एंड हर फ्रेंड्स आर ऑल अ बिट क्लिकी एज वेल, कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि वो नहीं करवाते. नो उसके लिए यूज़ हुआ है. और उसके फ्रेंड्स भी एक क्लिकी की तरह से बिहेव करते हैं, यानी कि उनका एक जो ग्रुप बना हुआ है उसी में खुश रहते हैं, वो और आउटसाइडर को चांस नहीं देते इन्वॉल्वमेंट का. अभी आते हैं टास्क पे. सो आपके पास 2 एक्सरसाइजेज हैं, आपको ये कंप्लीट करनी है. ये वर्ड्स आप यहीं से यूज़ करोगे जो हमारे आज वाले सेशन में यूज़ हुए थे और प्रीवियस सेशन वाले हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं कवर. और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप ये चाह रहे हो कोई भी कॉन्वर्सेशन में स्पेशली किसी टॉपिक पे अगर लेके आऊँ तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो. सो गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग.